औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो कि आजकल अपनी खिदमात कैंसर वार्ड लाइट हॉस्पिटल में एज़ अ कैंसर सर्जन के तौर पे पेश कर रहा हूं। आज मैं बात करूंगा एक अहम मौजू पे, वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ख़वातीन को मुतासर किया है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इंसिडेंस या जिसकी शरह रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का मंथ जो है उसके तौर पे मनाया जाता है, और इसमें पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार और वॉक्स जो है उनका अहतमाम किया जाता है। इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ब्रेस्ट कैंसर के मौजू पे लोगों की आगाही के लिए एक ऐसा लेक्चर जो है वो तैयार करूं जिससे आम लोगों को, मेल्स हों बेशक फ़ीमेल्स हों, बच्चियां हों, वालदैन हों, सबको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हो। और मैं बात करूंगा ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात पर। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की क्या वजूहात हैं, क्या इन वजूहात से बचा जा सकता है, क्या छाती के कैंसर से बचना मुमकिन है, और अगर किसी को छाती का कैंसर हो जाए तो क्या इसका इलाज मुमकिन है, इसके इलाज के लिए किस तरह से आसानी पैदा की जा सकती है। तो आज मैं अपनी डिस्कशन को या अपने जो लेक्चर है उस पे फोकस करूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या काजेज़ हैं या इसकी क्या मेन वजूहात हैं। तो आप गौर से मेरा लेक्चर सुने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ब्रेस्ट कैंसर की क्या वजूहात हैं। अगर कोई पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है, तो औरत होना, फ़ीमेल होना, ये ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। इसके बाद लोग पूछेंगे कि क्या ये कैंसर सिर्फ़ औरतों में होता है, मर्दों में नहीं होता। ज़्यादा तौर पर ये कैंसर औरतों में होता है। मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है लेकिन इसकी शरह बहुत कम है। औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की क्या वजूहात हैं, इन वजूहात को मैं 4 मेन कैटेगरीज़ में डिस्कस करूंगा, आपके सामने रखूंगा। उनमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है माहवारी और तौलीदी निज़ाम से मुतल्लिक वजूहात। सबसे पहली वजह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है माहवारी शुरू होने की उम्र। अगर माहवारी अपने नॉर्मल ड्यूरेशन से पहले शुरू हो जाए, यानी कि जो आम ईयर्स होते हैं 11 से 13 साल या 14 साल की उम्र तक, अगर इससे पहले शुरू हो जाती है तो उसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उन फीमेल्स में जिनमें माहवारी पहले शुरू होती है, मतलब उसकी जो ईयर्स हैं वो अर्ली आ जाते हैं, तो उनमें छाती का कैंसर होने की शरह जो है वो बढ़ जाती है। रिसर्च ने साबित किया है कि अगर माहवारी नॉर्मल ईयर से 2 साल बाद हो तो इससे कैंसर का रिस्क जो है या कैंसर का जो ख़तरा है वो 10% कम हो जाता है। तो ये क्या मेन वजह है, क्योंकि माहवारी के हर मंथली साइकिल या जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है फीमेल्स का, उस साइकिल के अंदर हार्मोन का सर्ज आता है। तो उस हार्मोन सर्ज की वजह से छाती के अंदर ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जो कि बाद में कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। तो ये पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है एज ऑफ मीनोपॉज, यानी कि माहवारी बंद होने की उम्र। नॉर्मली माहवारी 45 साल से 50 साल की उम्र के दरमियान किसी वक्त भी बंद हो जाती है। अगर किसी वजह से माहवारी इस ड्यूरेशन से पहले बंद हो जाए तो इन पेशेंट्स में छाती के कैंसर होने की शरह जो है वो कम हो जाती है। और अगर माहवारी की बंदिश जो है वो डिले हो जाए या उसके ईयर्स बढ़ जाएं तो उनमें छाती का कैंसर होने की शरह बढ़ जाती है।
रिसर्च ने साबित किया है कि अगर 40 साल से पहले किसी औरत की ओवरीज़ सर्जरी से या किसी वजह से निकाल ली जाएं या निकल जाएं तो उनमें छाती का कैंसर 50% से कम चांसेस उसके हो जाते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है हमल का होना। हमल का होना किस तरह से छाती के कैंसर को अफेक्ट करता है। अगर फीमेल्स जो हैं वो उनकी शादी अर्ली एज में हो जाए, उनकी जो हमल का अमल है वो अर्ली एज में हो जाए, तो इस तरह की फ़ीमेल्स में छाती का कैंसर होने की शरह कम हो जाती है। इसकी क्या वजह है? जी हाँ, इसका जवाब ये है कि जो माहवारी के मंथली साइकिल के अंदर फ़ीमेल्स की छाती के अंदर हार्मोन का लेवल बढ़ने से जो तब्दीलियाँ आती हैं, वो तब्दीलियाँ जो हैं वो तब तक आती रहती हैं जब तक छाती की फ़ाइनल ग्रोथ या फ़ाइनल डिफरेंशिएशन नहीं हो जाती। तो हमल एक ऐसा कुदरती अमल है जिसके दौरान फ़ीमेल की जो छाती है उसकी मुकम्मल ग्रोथ हो जाती है। मुकम्मल ग्रोथ का क्या मतलब है कि जो अब मंथली साइकिल के दौरान हार्मोन का सर जाता है या जो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, अब वो जो तब्दीलियाँ हमल होने से पहले जो काज करते थे या वजूहात उनकी बनते थे और जिससे कैंसर होने का रिस्क था, अब वो तब्दीलियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो वाली औरतें जो शादी के बाद जिनके यहाँ हमल नहीं हो पाता या जिनको हमल लेट होता है, या ऐसी औरतें जो शादी नहीं करवाती या कुंवारी रह जाती हैं, तो इन औरतों के अंदर छाती का कैंसर होने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह वो वाली औरतें जो मानियाए हमल दवाइयाँ जिनको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं या मसनूई हार्मोन्स इस्तेमाल करती हैं, जैसे एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स हैं या दूसरे हार्मोन्स हैं, वो लेती हैं, इन ख़वातीन के अंदर छाती का कैंसर होने की जो शरह है वो बढ़ जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे इनमें कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं या कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनको हम कम कर सकते हैं और वो कम करने की वजह से छाती के कैंसर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो ये एक गाइडलाइन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपसे, बहुत सी किताबों का निचोड़ है। तो बराए मेहरबानी इन बातों को अपनी फैमिली के अंदर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इस मूजी मर्ज़ की आगाही पैदा हो और वो इससे बच सकें। जी, दूसरा बड़ा फैक्टर जो छाती के कैंसर का बाइस बनता है वो है खुराक और माहौलियाती वजूहात। खुराक के अंदर वो वाली बच्चियाँ जो छोटी उम्र से चिकनाई की मिकदार ज़्यादा लेती हैं, मतलब फ़ैट डाइट खाती हैं, या वो बच्चियाँ जो ज़्यादा लाइक करती हैं फ़ैट डाइट लेना, तो उनके अंदर छाती का कैंसर होने की शरह जो है वो ज़्यादा होती है। इसकी क्या वजह है कि जो बच्चियाँ ज़्यादा फ़ैट लेती हैं तो उनका BMI यानी कि वो मोटी हो जाती हैं, उनमें मोटापा हो जाता है, तो उनमें माहवारी जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। माहवारी जल्दी स्टार्ट होने की वजह से वो जो मंथली साइकिल में हार्मोन का जो सर जाता है या जो लेवल बढ़ता है, उसमें छाती के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो बाद में कैंसर का बाइस बनती है। तो हाई फैट डाइट जो है ये कैंसर का बाइस बनती है, नंबर 1। नंबर 2, वो वाली औरतें जो स्मोकिंग करती हैं, मतलब सिगरेट नोशी करती हैं या शराब नोशी करती हैं, उनमें छाती का कैंसर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हैं वो वाली औरतें जिनका कद लंबा होता है, उनमें छाती का कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, और वो वाली औरतें जिनका कद छोटा होता है और जिसामत भारी होती है, मतलब जो मोटापे का शिकार होती हैं, उन औरतों के अंदर छाती का कैंसर होने की जो शरह है वो ज़्यादा है। इसी तरह वो औरतें जो रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं, जो वर्जिश करती हैं, वो वर्जिश की वजह से उनका BMI कम होता है, मोटापा कम होता है, तो उन औरतों में जो रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं उन औरतों में छाती का कैंसर होने की शरह कम होती है। और वो औरतें जो एक्सरसाइज नहीं करती मोटापे का शिकार होती हैं, क्योंकि मोटापे की वजह से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है और माहवारी के ऊपर असरात होते हैं। तो इस वजह से उन औरतों के अंदर जो कि लेज़ी हैं, जो कि मोटापे का शिकार हैं, जिनका कद छोटा है, जो वर्जिश नहीं करती, उनमें छाती का कैंसर होने की शरह ज़्यादा है। फिर वो औरतें जो कलर डाइज़ बहुत ज़्यादा लगाती हैं,
मतलब एक तो रूटीन में लगाना, एक जो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करती हैं, उनमें डिफरेंट डाइज़ में केमिकल्स होते हैं, तो उनमें एक्सपोजर की वजह से रिस्क ज़्यादा होता है कैंसर का। फिर ऐसी ख़वातीन जो एंटी परस्पिरेंट स्प्रेज यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा, उनमें छाती के कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर एक और अहम फैक्टर की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी ये गौर से सुनिएगा। रात को ज़्यादा देर तक जागना ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है छाती के कैंसर का। वो ख़वातीन जो रात को 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक जागती हैं, उनके अंदर छाती का कैंसर होने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? अल्लाह तबारक व तआला ने एक ब्रेन के अंदर एक ऐसा ग्लैंड जो है वो रखा हुआ है जो एक मखसूस किस्म का हार्मोन बनाता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। और मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो तब रिलीज़ होता है जब इंसान रात को सोता है, सोने के दौरान वो हार्मोन खारिज होता है। अब वो हार्मोन जो है उसका छाती के अंदर जो सेल्स हैं या छाती के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटेक्टिव रोल है, मतलब उनको छाती के कैंसर को बढ़ने से वो हार्मोन रोकता है। अब वो औरतें जो रात को 12 बजे से 2 बजे के दरमियान जागती हैं, मतलब उस वक्त उसका लेवल पीक होना होता है, तो जागती हैं, उनके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन कम बनता है। तो कम बनने की वजह से इन औरतों के अंदर छाती के कैंसर होने का ख़तरा ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? वो औरतें जो रात को जागती हैं देर तक, या वो औरतें जो रात को नाइट शिफ्ट पे काम करती हैं, रात को जागती रहती हैं, जो वर्कर्स हैं, हाउसवाइफ नहीं है, तो उन औरतों के अंदर छाती का कैंसर होने की शरह जो है वो ज़्यादा है। अब मैं तीसरे नंबर पर मेन जो बात करूंगा वो है छाती के वजूहात। छाती के अंदर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनमें छाती का कैंसर होने की शरह जो है बढ़ जाती है। अगर एक औरत को छाती के अंदर कोई गिल्टी बनी है या छाती के अंदर कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो उस औरत में छाती का कैंसर होने की शरह ज़्यादा है, या उसकी दूसरी छाती के अंदर भी कैंसर होने की शरह ज़्यादा है बनिस्बतन उस औरत के जिसके अंदर इस तरह की डिज़ीज़ पहले से डायग्नोज नहीं है। सेकंड, वो वाली औरतें जिनकी छाती डेंस होती है, मतलब इसका क्या मतलब है, जिनके अंदर फैटी टिश्यू कम होता है, उनकी छाती के अंदर कैंसर होने की जो शरह है वो ज़्यादा है। डेंस छाती वाली जो ख़वातीन हैं उनके अंदर कैंसर की शरह ज़्यादा है बनिस्बतन उन औरतों के जिनकी छाती के अंदर फैट जो है वो ज़्यादा है। इससे अगला क्या फैक्टर है? इससे नेक्स्ट फैक्टर ये है कि वो वाली औरतें जिनकी छाती के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो, कोई ऐसे अवामल हो जो बाद में कैंसर का बायस बन सकती हैं, तो इस तरह की औरतों के अंदर जो है वो छाती का कैंसर होने की शरह ज़्यादा होती है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत रिसर्च पेपर हैं, बड़ा इसके बारे में स्ट्रेस दिया जाता है, हमारे मज़हब में भी है कि औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। तो ब्रेस्ट फीडिंग का बड़ा प्रोटेक्टिव रोल है छाती के कैंसर के अंदर, रिसर्च ने इसको प्रूव भी किया है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या फ़ायदा है कि जो औरतें बच्चों को 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो उससे क्या होता है, जो ओवुलेटरी साइकिल है, वो माहवारी का जो साइकिल है जिसके अंदर हार्मोन बढ़ना है, उसमें गैप आ जाता है। तो उस गैप की वजह से और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से उन औरतों में जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनमें छाती का कैंसर होने की शरह कम है। और क्या वजूहात हैं छाती के कैंसर की? फैमिलियल रिस्क फैक्टर या ख़ानदानी जो अवामिल हैं। जी हाँ, अगर किसी औरत की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को छाती का कैंसर है, उनकी बहन को, उनकी बेटियों को, उनकी वालदा को, तो उसमें डबल रिस्क फैक्टर है छाती के कैंसर होने का। और अगर 2 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स किसी औरत के, उनके अंदर छाती का कैंसर हो गया है, तो छाती का कैंसर होने का रिस्क जो है ये 5 गुना हो जाता है। मैंने अपने इस लेक्चर में कोशिश की है कि आम लोगों के लिए आम लैंग्वेज के साथ एक आगाही मुहिम जो है वो चला सकूं, जिसके साथ लोगों में आगाही पैदा हो कि छाती के कैंसर की क्या वजूहात हैं। अब मैं बात करूंगा कि छाती के कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, या
इसकी तशख़ीस के अवामल को कैसे अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि छाती के कैंसर की तशख़ीस ही एक ऐसा अमल है जिससे इसका बरवक्त इलाज हो सकता है और ये बीमारी एक क्योरेबल बीमारी बन सकती है। तो इसके लिए सबसे अहम जो बात है वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कि जो औरत है या बच्ची है वो अपनी छाती का हर माह में ख़ुद मुआयना करे, और इस चीज़ को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। मेरी इस लेक्चर की वसातत से सब माओं से दरख्वास्त है कि अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग करें कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से करना है। हर माह में माहवारी के फ़ौरन बाद वो जो बच्ची है या जो वालदा जो बच्ची को बता रही है, इसका तरीक़ेकार समझ लें। उसमें यह है कि माहवारी के फ़ौरन बाद आपने लेट जाना है, प्रेफरेबली लेट के ये मुआयना करें, और अपनी उस साइड के नीचे तकिया या सरहाना रख लें और उंगली के साथ 4 क्वाड्रेंट्स बना लें छाती के, और चारों क्वाड्रेंट्स को पलपेट करें। और 4 क्वाड्रेंट्स को जब आप पलपेट करेंगे तो आप नोट करें कि इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई, कोई ऐसी गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही जो छाती में पहले नहीं थी। तो जब आप रेगुलरली हर मंथ अपनी छाती का मुआयना करेंगे तो उससे आपको जल्दी पता चल पाएगा कि आपकी छाती के अंदर कोई ऐसी तब्दीली रूनुमा तो नहीं हो रही जो ख़तरनाक है। तो अगर कोई ऐसी तब्दीली आपकी छाती के अंदर महसूस हो रही है तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी मुस्तनद सर्जन जो आपके पास अवेलेबल हो फ़ौरन चेक करवाएं, ताकि उसकी बरवक्त तशख़ीस हो सके और उसका इलाज हो सके। तो ये है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि हर मंथ अमेरिकन सोसाइटी रिकमेंड करती है 20 साल की उम्र के बाद हर माह के अंदर मेंस्ट्रुएशन के फ़ौरन बाद हर औरत और हर बच्ची जो है अपनी छाती का मुआयना खुद करें, और अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ या एबनॉर्मल गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और अगर इब्तदाई स्टेज के अंदर छाती का कैंसर जो है उसकी तशख़ीस हो जाए तो इसका बहुत अच्छा इलाज जो है मुमकिन है। बहुत से मरीज़ों के जहन के अंदर एक सवाल आता है कि छाती के कैंसर में पूरी छाती निकालना पड़ेगी खुदा न खास्ता, या ये होगा कि छाती का कैंसर के ऑपरेशन के बाद उनका ज़ख़म खुल जाएगा, या उनका जो है छाती के कैंसर के ऑपरेशन के बाद उनका ज़ख़म खुल जाएगा, या छाती के कैंसर के ऑपरेशन के बाद भी उनका मर्ज़ जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। तो ये एक गलत बात है, ये एक मिथ है, हमें इसको दूर करना पड़ेगा। अगर छाती का कैंसर अपनी इब्तदाई स्टेज के अंदर उसकी तशख़ीस हो जाती है तो बहुत छोटे से ऑपरेशन के साथ भी आप एक क्योरेबल लेवल तक पहुंच सकते हैं, मतलब आपका मुकम्मल इलाज मुमकिन है एक छोटे से ऑपरेशन में। जब आपको एक छोटी सी गिल्टी मटर के दाने जितनी महसूस हो तो फ़ौरन जब आप रब्ता करते हैं डॉक्टर से और तशख़ीस हो जाती है तो इस मरहले के बाद आप के ऑपरेशन के लिए छाती निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस चीज़ को जहन में रखें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने जल्दी अपने ब्रेस्ट कैंसर को पिक कर लिया है तो इसका इलाज बहुत अच्छा मौजूद है। इसके इलाज से आप मुकम्मल तौर पर बीमारी से जो है वो जान छुड़वा सकते हैं। हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि एक छोटी सी गिल्टी से मर्ज़ शुरू होता है और वो बढ़ता जाता है, हत्ता कि मैंने अपने कैरियर के अंदर बेशुमार ऐसे मरीज़ों को देखा है, ख़ास तौर पर जो मैं कैंसर वार्ड में ड्यूटी कर रहा हूँ तो उसके अंदर बेशुमार ऐसी औरतें हैं जिनके अंदर कैंसर का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो उनकी पूरी छाती में फैल जाता है। ना सिर्फ छाती में फैलता है बल्कि वो फेफड़ों में फैल जाता है, मोरों की हड्डियों में फैल जाता है, जिगर में फैल जाता है। और मैंने कई मरीज़ ऐसे देखे हैं जो हमारे पास आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, जिनकी छाती के अंदर खुदा न खास्ता कीड़े पड़े होते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि डरें ना, घबराएं ना। कैंसर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसको शिकस्त देनी है। और इसको शिकस्त किस तरह से दे सकते हैं? अगर हम इसकी तशख़ीस जल्द कर लें। तो अगर ये जल्द तशख़ीस हो जाती है तो इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। इसकी बहुत अच्छी सर्जरी पॉसिबल है जिसको ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कहते हैं, जिसके अंदर आपकी छाती नहीं निकालनी पड़ेगी, सिर्फ वो गिल्टी और उसके साथ मुतासरा हिस्सा निकालना पड़ेगा।
और इसके बाद आपको कुछ अद्वियात दी जाएंगी या शुआएं लगाई जाएंगी और कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब मैं सारे लेक्चर का लुबे लबाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस सारे लेक्चर का लुबे लबाब क्या है? एक तो हमने हर लेवल पर कोशिश करनी है कि बच्चियों में, औरतों में और डिफरेंट ख़ानदानों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के मुतल्लक आगाही दें, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मर्ज़ है और इसने बहुत सी औरतों की ज़िंदगियों को तबाह किया है। तो जब हम आगाही देंगे लोगों के अंदर तो इसकी तशख़ीस जो है वो अर्ली स्टेज के अंदर पॉसिबल होगी और इसका बेनिफिट जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहले हमने आगाही मुहिम करनी है। हर बंदा, हर जो मेरा व्यूवर है, जिस लेवल पर सुन रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि इस लेक्चर को शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आगाही हो। नंबर 1। नंबर 2, हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को प्रमोट करना है। मेरी माओं से दरख्वास्त है कि वो अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग करें कि किस तरह से उन्होंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। हर मंथ में माहवारी या मेंस्ट्रुएशन के फ़ौरन बाद, क्योंकि उस वक़्त छाती जो है वो सूजी हुई नहीं होती, फूली हुई नहीं होती, अपनी नॉर्मल जो हालत में होती है, तो कोई ऐसी गिल्टी या लीजन को पिक करना आसान होता है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को प्रमोट करना है हमने। नंबर 3, हमने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीज़ें हैं? फ़ैट फ्री डाइट लेनी है या कम फ़ैट लेना है, एक्सरसाइज को प्रमोट करना है, सिगरेट नोशी से बचना है, शराब नोशी से जो है वो बचना है और अपना BMI जो है उसको बढ़ने से रोकना है, डाइटिंग करनी है। फिर उसके बाद मेरी दरख्वास्त है उन ख़ानदानों से जिनके अंदर डिलेड मैरिजेस होती हैं फ़ीमेल की, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो हमने अर्ली मैरिजेस को प्रमोट करना है कि शादी जो है फ़ीमेल्स की अर्ली एज में हो, जैसे कि पुराने वक्तों में होता था। तो इसीलिए छाती के कैंसर की शरह कम थी। हमने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। ये बच्चों के लिए भी बड़ी हेल्दी है और औरतों के लिए भी ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें। फिर उसके बाद हमने वो चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं, जैसे कि रात को देर तक जागना, आजकल मोबाइल पे लोग लेट नाइट तक जागते हैं, तो उनकी सर्केडियन रिदम्स जो हैं, जैसे मैंने मेलाटोनिन के बारे में अपने लेक्चर में बताया, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ये भी कैंसर के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है वालदैन से कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें बराए मेहरबानी उन्हें गाइड करें कि बहुत देर तक रात को मत जागें, क्योंकि इससे जो फ़ायदेमंद चीज़ें जो बॉडी में बनना होती हैं वो नहीं बन पाती। तो और सबसे ख़ास चीज़, अगर आपको अपनी छाती के अंदर कोई ऐसी तब्दीली महसूस हो जो आप समझते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसी गिल्टी, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी, कोई डिस्टॉर्शन महसूस हो, तो फ़ौरन मुस्तनद सर्जन से रब्ता करें और उसकी तशख़ीस करवाएं। घबराएं ना, अपना वक्त ज़ाया ना करें। हम अपनी गफलत की वजह से और वक्त ज़ाया करने की वजह से छाती के कैंसर को एक काबिले इलाज मर्ज़ से एक नाकाबिले इलाज मर्ज़ की हद तक पहुंचा देते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई ऐसी तब्दीली आपको छाती के अंदर महसूस हो तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जो मैं अपने लेक्चर में क्लियर नहीं कर पाया, तो बराए मेहरबानी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह आपका निगहबान हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।